हेलो माय फ्रेंड्स, मैं नित्य शुक्ला हिस्ट्री में पे आपका स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं मध्यकालीन भारत का इतिहास और ये है 8वां एपिसोड। ठीक है, हम पढ़ेंगे सैयद वंश के बारे में। इसके पहले हम पढ़े थे तुगलक वंश के बारे में, जिसने दिल्ली सल्तनत में सबसे ज़्यादा समय तक शासन 94 वर्षों तक शासन किया। ठीक, उसके बाद हम पढ़ेंगे सैयद वंश के बारे में, जिसने 37 साल शासन किया। ठीक है, हम इतिहास को काफ़ी डिटेल्स में पढ़ते आ रहे हैं और मध्यकालीन भारत हम पूरा कंप्लीट करेंगे। और ये सैयद वंश बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, बहुत छोटा टॉपिक है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। और शुरुआत इसकी कैसे हुई, मैं आपको पिछले ही एपिसोड में बता चुका हूँ कि नसरुद्दीन मोहम्मद जब था तभी दिल्ली पर तैमूर का आक्रमण हुआ और दिल्ली में तब 15 दिनों तक उसका कब्जा था। तैमूर ने बहुत लूटपाट मचाई, बहुत लोगों को मारा। तैमूर पर हम स्पेशल एक वीडियो बनाएंगे, उसके आतंक, उसने चीज़ें, उसने क्या क्या किया, उसके बारे में हम स्पेशल वीडियो बनाएंगे। ठीक है, अभी ये सीरीज़ में हम पढ़ेंगे। तो उसके बाद जब वो गया तो दौलत खां को गद्दी मिल गई, नसरुद्दीन महमूद ने दे दी और दौलत खां को ही हराकर खिज़र खान ने सैयद वंश की शुरुआत की। ठीक है, आइए हम इसको डिटेल्स में पढ़ते हैं। अगर आप नए हैं तो हिस्ट्री माई वे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इंस्टाग्राम पे आप मुझसे जुड़ सकते हैं। हिस्ट्री माई वे इंस्टाग्राम पेज है मेरा और फेसबुक पेज है, टेलीग्राम चैनल है। हर जगह आप कहीं भी कनेक्ट हो सकते हैं और मेरे लगभग 40,000 फॉलोअर हैं तो इंस्टाग्राम पे। तो आइए हम शुरू करते हैं सैयद वंश के बारे में। तो सैयद वंश का शासन जो है 1414 ईस्वी से 1451 ईस्वी के आसपास रहा है और इसका संस्थापक खिज्र खान था और 4 इसके कुल शासक हुए। और ये जो आप देख रहे हैं, जो मैंने डिटेल नोट की हुई है, ये आप ही लोगों के लिए किया है। इसका PDF आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है, जिससे आपका खिज्र खान और बाकी जितने भी 4 शासक हैं उनके बारे में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। और हम इसीलिए बनाते हैं ताकि बहुत लोग मुझसे PDF मांगते हैं और जिनकी ये हेल्प हो सके। और ये नोट्स मैं खुद से बनाता हूँ जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन जितनी आपको आवश्यकता है वो सब कुछ है। ठीक है, तो नसरुद्दीन महमूद की मृत्यु के बाद जो है तुगलक वंश का अंत हो गया था। दौलत खां को के हाथ में गद्दी आ गई थी, जिसको इसने हराया और हिसार के दुर्ग में पराजित करने के बाद बंदी बना लिए और उसी टाइम सैयद वंश की शुरुआत की। सैयद वंश की शुरुआत तो हो गई, लेकिन सैयद वंश की गद्दी पर जो है सैयद वंश की शुरुआत हो गई, लेकिन ये गद्दी पर बैठने के बाद भी अपने आप को सुल्तान नहीं कहता था। सुल्तान का मतलब आप समझ लीजिए कि ये रैयत आला की उपाधि ली और तैमूर का जो बेटा था शाहरुख, उसका ये अपने आप को सिपह सलाहकार मानता था और ये मानता था, उसके अधीन अपने आप को मानता था कि मैं उसके अंदर में हूँ और उसको टैक्स पे करता था, उसको सारी मतलब जो भी गिफ्ट भेजता था, उपहार भेजता था और अपने आप को मतलब ये मानता था कि मैं उसके अधीन हूँ। ठीक है, तो पूर्ण रूप से ये सुल्तान कभी नहीं रहा। इसने क्या किया, इसने सिक्के चलवाए, सोने चांदी के जो सिक्के कंटिन्यू थे वही चलने दिए, अपनी तरफ से कोई सिक्का एडिशनल नहीं निकाला। जो तुगलक वंश का जो सिक्का था वही चलने दिया। तो सिक्कों में इसलिए कहा जाता है कि सोने चांदी की बहुत ज़्यादा कमी पड़ गई थी उस टाइम पे। इसकी वजह से इसने नए सिक्के नहीं छपवाए या फिर कहा जा सकता है नहीं निकाले, क्योंकि एक और रीज़न है इसके पीछे। ये चाहता था कि जो सरदार हैं वो खुश रहें। ठीक है, तो ये ज़्यादा सब पे मतलब कह सकते हैं कि बहुत आक्रामक रवैया नहीं था, ये बहुत शांत स्वभाव का हो गया था। इसने सब कुछ ऐसे सेटल करके रखा था कि कोई उससे नाराज़ ना हो। इसीलिए जब इसकी मृत्यु हुई तो जो गुलाम थे, जो वर्कर थे, उन सब ने काले कपड़े हाथ में बांधकर शोक प्रकट किया। ठीक है, तो खिज्र खान का बारे में कहा जाता है ये बहुत उदार था। इसके बारे में एक और चीज़ मैं जो स्टार्टिंग में मैंने बताना भूल गया कि जब वो दिल्ली छोड़कर तैमूर गया तो इसको जो है दीपालपुर और हिसार, दीपालपुर के साथ साथ जो इलाके थे उन सब का, मुल्तान, दीपालपुर, इसको गवर्नर बना दिया था। तो गवर्नर का मतलब इसी को नियुक्त करके तैमूर चला गया था। तैमूर ने उस इलाकों को इसको दे दिया था। बाद में इसने दिल्ली हासिल किया। तो ये अपने आप को तैमूर का ही मतलब ये मानता था कि तैमूर के ही अंडर में। तो चूँकि तैमूर की मृत्यु के बाद जो है शाहरुख को मानता था कि वो सुल्तान है और मैं उसके अधीन हूँ। ठीक है, एक और ख़ास बात थी कि नसरुद्दीन ये कि सही खिज्र खान जो था, इसने अपने आप को जो है पैगंबर मोहम्मद का ये वंशज बताता। चूँकि इसको कोई मान्यता नहीं मिली, लेकिन ये खुद को मानता था कि मैं पैगंबर मोहम्मद का वंशज हूँ, ये कहता था अपने मुंह से। ठीक है, और इसकी 20 मई 1421 को मृत्यु हो गई। और जब ये मरा, इसके पहले ही ये बीमार था काफ़ी, इसने मृत्यु से पहले ही मुबारक शाह को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया था। ठीक है, मुबारक शाह के बारे में बहुत कुछ नहीं है। मुबारक शाह गद्दी पर बैठा, लेकिन क्या किया इसने, मुबारक शाह ने
ये जो रूल्स रेगुलेशन लेके चलता था उसको खारिज कर दिया और इसने मान लिया कि मैं ही सुल्तान हूँ और अपने नाम से खुतबा पढ़वाया। इसने शाहरुख और बाकी चीज़ों को अपने अधीन नहीं समझा, अपने आप को स्वतंत्र राजा बना के रखा। ठीक है, तो बाहरी ताकतों से बचा रहा और कहा सकता है कि अपने आप को फ्री कर लिया। और खिज़्र खां हमेशा एक अधीन शासक के जैसे था और इसने जो है अपने फ्रीडम से काम किया। इसके टाइम पे जो इसका जो वजीर था, एक स्टोरी है इसके बारे में, आप याद कर लीजिए, शायद कभी एग्ज़ाम में पूछ दे। तो इसका जो है वजीर सरवर उल मुल्क था, उसने धोखे से जो है मुबारक शाह की हत्या कर दी। ठीक है, धोखे से मुबारक शाह की हत्या कर दी उसने। इसने क्या किया कि उसको वजीर पद से हटा दिया। ठीक है, वजीर पद से हटा दिया और एक अपना वजीर बना लिया। लेकिन जो उसने क्या किया, वजीर सरवर मुल्क ने पहले तो एक टीम इकट्ठा की और इसने धोखे से मुबारक शाह को मार दिया। और मारने के बाद जो है मुबारक शाह की जब मृत्यु हो गई तो महमूद शाह जो है गद्दी पर बैठा। अब यहाँ बहुत एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, अब ये ध्यान नहीं रखिएगा। जो वजीर सरवर उल मुल्क था जिसने उसको मारा था, उसको महमूद शाह ने और उसके साथियों को अच्छी अच्छी पोस्ट दे दी। इवन उसको वजीर के पोस्ट पे रखा महमूद शाह ने। मोहम्मद शाह ने एक और काम किया कि जो उसको जो भी लोग उसके वजीर सरवर उल मुल्क के साथ थे उन सबको अच्छे अच्छे पोस्ट पे दे दिया। तब माना जाता है कि मोहम्मद शाह ने ही मरवाया था मुबारक शाह को, तो इसका हाथ उसमें था। ठीक है, अब ये कुछ इतिहासकार अपने अपने व्यू देते हैं, जो कि इतना कुछ डिटेल में आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं, बस एक स्टोरी है जिससे आपका दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। एक और चीज़ है कि मुबारक शाह जब था, मुबारक शाह के टाइम पे क्या था कि खोखरों ने विद्रोह किया था, तो उन सब का उनका नेता था जसरथ। तो जसरथ जो था वो कश्मीर के राजा के साथ मिलकर मुबारक शाह पे अटैक, वो चाहता था कि हम जो है सैयद वंश का खात्मा करें। तो इसने मुबारक शाह ने उनको हराने के लिए और अपने एक सरदार, अफ़गान सरदार को नियुक्त किया था। और अफ़गान सरदार कौन था, उसका नाम था बहलोल। और वही बहलोल लोदी था जिसने लोदी वंश की शुरुआत की बाद में। ठीक है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो फिर क्या हुआ, अब सोचो, मोहम्मद शाह जो था वजीर सरवर उल मुल्क के नाम से तो बन गया, लेकिन उसका दबाव इस पे पड़ता गया। ठीक है, अब दबाव इस पे पड़ता रहा, इसने बाद में उसको मरवा दिया और ये उसके प्रभाव से मुक्त हो गया। ठीक है ना, लेकिन ये योग्य नहीं था। इसके बारे में बस ये समझ लो कि एक बार इस पे आक्रमण हुआ तो मालवा का जो शासक था इसने इस पे आक्रमण किया, तो दिल्ली से दूर ही था, तो इसने एक समझौता के लिए एक लेटर लिखा और इसने एक सूचना भेजी बहलोल के पास कि तुम आओ और मुझे जो है बचा लो, एक तरह से हमारी तरफ से युद्ध लड़ो। तो इस तब तक क्या हुआ कि जब ये 10 मील पे, दिल्ली से 10 मील की दूरी पे, 10 मील वैसे कह सकते हो 16 किलोमीटर, तो दिल्ली से थोड़ी दूरी पर उसकी सेना थी। तो मोहम्मद शाह ने एक लेटर भिजवाया और पैगाम भिजवाया कि मतलब हम सुलह करना चाहते हैं और हम संधि कर लेते हैं, जो आपको पैसे चाहिए हम बाकी दे देंगे। लेकिन पता चला कि उसको जो शासक था उसको पता चला कि उसके यहाँ गुजरात का शासक ने अटैक कर दिया, तो वो अपने शासन के लिए भाग के वापस गया। दिल्ली कौन जीते, वो अपना राज्य बचाने के लिए वापस भागने लगा। जब वो वापस भागने लगा तो उसको रास्ते में घेर लिया किसने, बहलोल लोदी ने, और काफ़ी नुकसान पहुंचाया और उसके काफ़ी लोगों को बंदी बना लिया और बहुत सारा सामान लूट लिया। ठीक है, लेकिन वो जो मालवा का शासक था वो भाग निकला, वो पहुंच गया अपनी जगह, अपने राज्य में पहुंच गया। उसके बाद इसका सम्मान बढ़ गया, तो बहलोल को इसने सम्मानित किया और उसको जो है अपना बेटे की तरह अब बताया कि मतलब सम्मानित किया और अपने बेटा कह के पुकारा और खाना का उपाधि इसको दी। 1445 में इसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद एक शासक, आखिरी शासक अलाउद्दीन आलम शाह था। ये और निकम्मा था, ये कुछ नहीं किया। ठीक है ना, ये सिंहासन पर बैठा तो पहले से ही अयोग्य था और आराम पसंद था। इसको लग गया था इसके खिलाफ षड्यंत्र चलने लगे थे, षड्यंत्रों से परेशान होकर ऊब कर बदायूं चला गया रहने के लिए। तो जो षड्यंत्र करने वाले वजीर और बाकी लोग थे, बाद में बहलोल आया, बहलोल लोदी ने दिल्ली पर अटैक किया और वजीर और बाकी लोगों को ख़त्म करके दिल्ली को अपने कब्जे में ले लिया। और उसके बाद अलाउद्दीन को ऑप्शन दिया कि अलाउद्दीन आलम शाह को बोला कि आप वापस आ जाओ और दिल्ली पर राज करो। लेकिन बदायूं में था, उसको लगा कि दिल्ली आएंगे, बहलोल लोदी का ही कब्जा है, हमको अगर राजा बना भी दिया तो हमको उसके अंडर में रहना है। तो इसने बोला, आने से ही मना कर दिया। उसका प्रभाव देखा कि बहलोल लोदी का प्रभाव ज़्यादा है,
तो मुझे वैसे भी रिलैक्स नहीं होना, तो वो वहीं रहा। तो बहलोल लोदी ने भी उसको डिस्टर्ब नहीं किया, वो पूरी टाइम तक जब तक जिंदा रहा तब तक वहाँ रहा, और उसके बाद उसकी वहीं पे मृत्यु हो गई। ठीक है ना। तो यही रहा सैयद वंश के बारे में। और बहलोल लोदी ने इसकी मृत्यु के बाद ही इंतज़ार किया, जब इसकी मृत्यु हो गई तो बहलोल लोदी ने लोदी वंश की शुरुआत की। और बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी के बारे में हम अगले एपिसोड में पढ़ेंगे। अभी तक के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप सब्सक्राइब करिए। आप सीरीज से पढ़ेंगे, स्टार्टिंग से मेरी वीडियो को पढ़ेंगे तो आपको सीक्वेंस से सारी स्टोरी समझ में आएगी कि कब क्या क्या हुआ था। ठीक है। हम ये वीडियो कंप्लीट करेंगे। मध्यकालीन भारत में अभी हमें बहुत कुछ पढ़ना है। अभी हम इसको दिल्ली सल्तनत ख़त्म करते हैं, इसके बाद फिर हम आपको एक सीक्वेंस में जो आसपास अलग अलग राज्य थे उनके बारे में भी पढ़ाएंगे। ठीक है। विजयनगर से लेके बहमानी राज्य, जितने भी राज्य थे उनके बारे में भी पढ़ाएंगे। अभी तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।